गुड इवनिंग भाई। बड़े दिनों बाद वापस आए हैं और कुछ अच्छा लेके आएंगे। शुरू करते हैं क्यूआईपी का, सॉरी क्यूआईपी नहीं, रेस मेंस का है ये सीरीज। जीएस का सॉल्यूशन, पिछली बार अभी क्यूआईपी का सॉल्यूशन करा रहे थे, 10 से 12 क्लासेस ली होंगी हार्डली, और कई लोगों ने ऐसा बोला कि उनकी शिफ्टों में उनको क्वेश्चंस मिले। हमें खुद अपनी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिले हुए थे और अच्छा पेपर बन रहा है। आप लोग इसको फॉलो करो और एनालिसिस जरूर करो, इसके नोट्स बनाते रहो, क्योंकि एक 25 क्वेश्चन का होता है अपने पास, लेकिन हम 25 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन पूरा एकदम चीर फाड़ के पूरा एनालिसिस कर रहे थे, पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो इससे क्या होगा ना, आपका एक टॉपिक जैसे पढ़ोगे तो उससे कई सारी चीज़ें तैयार होती जाएंगी और बार बार रिपीट होंगी ना, तो बहुत कुछ याद हो जाएगा। तो इसको पहले देखो, नोट्स बनाओ और उसके बाद एक बार फिर से इसको 2x पे लगा करके वो रिवाइज कर लो, बहुत काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुष्मिता सेन ने मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता किस वर्ष में जीती थी? देखो 1994 में इन्होंने मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट जीता था, ठीक है। और रनर अप कौन रहा था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर ये क्वेश्चन बन सकता है तो रनर अप कौन रहा था? ऐश्वर्या राय बच्चन, ठीक है। बच्चन इन्होंने अपना टाइटल रखा था, श्रीवास्तव है असल में, बच्चन, ठीक है। रनर अप। अभी एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुष्मिता सेन जब 1994 में जीती थी तो इनको किस कॉन्टेस्ट के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया था? इनको मिस यूनिवर्स के लिए भेजा गया था। मिस यूनिवर्स के लिए, ठीक है। और इनको कहाँ के लिए भेजा गया था? ऐश्वर्या राय को मिस वर्ल्ड के लिए। अब अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड कब बनी थी? ठीक है, प्रियंका चोपड़ा। देखो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता के चलते हैं हम, जितना भी आसपास का पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं वो सारी टच करने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर कहीं पर रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में कवर कर देते हैं। इस वजह से क्लासेस देखिए, अच्छे से देखिए और रेस की सीरीज़ को प्रॉपर फॉलो करिए। सीजल का जैसा भी एग्ज़ाम गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी का अच्छा गया होगा, किसी का एक्सपेक्टेशन से ख़राब गया होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने को रुकना नहीं है। वो अटल जी की कविता है ना कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। फाइट करते रहना है, ट्रू फाइटर की तरह अकड़ के रहेंगे, देखा जाएगा जो होगा। क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर थोड़े नंबर कम आ गए तो, और ज़्यादा आ गए तो उड़ना भी नहीं है, अपने आप को ज़मीन पर रखना है, देखना है, क्योंकि मेंस इंपॉर्टेंट है। क्वालिफाइंग था, अगर कोई बाउंड्री पे भी है और वो क्वालिफाई कर रहा है, कोई 160 170 भी ला रहा है, वो भी क्वालिफाई कर रहा है, इक्वल है। हमको क्या करना है, अभी मेंस पे फोकस करना है। अच्छा आया तो खुशी नहीं मनानी, बुरा आया तो दुख नहीं मनाना। मेंस पे फोकस करना है, आगे लगना है, आगे की लाइफ देखनी है, पीछे नहीं देखना है, ठीक है। और जीएस से बहुत सारे लोग डरते हैं, डरना नहीं है। जीएस इतना भी खराब सब्जेक्ट नहीं है, हाँ धोखा जरूर देती है, इतना भी नहीं देती है, ठीक है। विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह 2022 का विषय क्या है? तो थीम पूछना आम बात है, पहले भी पूछता आया है, बट हाँ थोड़ा सा अंदर से डीप से पूछ रहा है। कब मनाया गया था ये सप्ताह? 18 से 24 नवंबर 2022। और थीम क्या था? बी, ठीक है। एक साथ रोगाणु रोधी प्रतिरोध को रोकने की कोशिश को। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य है। अब देखो यहाँ से क्या है, अगर हमने हिमाचल प्रदेश के नृत्य पढ़ रखे हैं तो पहली हिंट तो यहाँ दे रखी है, ठीक। तो यहाँ पे आंसर होगा छम नृत्य। कुछ नहीं होता, मंत्रोच्चार के द्वारा मानते हैं कि हम भूत प्रेतों को भगाएंगे, जो भी है ये है। अच्छा, अगर हमको अच्छे स्कोर करने हैं ना, तो हमें जैसे बौद्ध धर्म है, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमको बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ना है। जब भी कभी एंशिएंट से पूछेगा ना तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ें पूछेगा। अब बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी। संगीतियाँ मतलब बैठकें, जिसमें उन्होंने धर्म के बारे में चर्चा की थी, बेसिकली धर्म संसद कह सकते हैं। तो 4 हुई थी, ठीक है। कहाँ कहाँ हुई थी? तो प्रथम राजगीर या राजगृह,
द्वितीय, वैशाली, तृतीय, तृतीय कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र। और चतुर्थ और अंतिम कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन। और ये वैसे तो ऑप्शन में कई बार कुंडलवन नहीं मिलेगा, तो हमको घबराना नहीं है। कुंडलवन एक जगह है कश्मीर में, ठीक? तो ये कश्मीर में हुई थी। किसके समय में हुई थी? अंतिम का जरूर पूछता है, क्योंकि अंतिम में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। हीनयान और महायान, दो बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। कौन सी हैं? हीनयान और महायान। इनमें विभाजित कब होता है? 4th में। राजा कौन होता है? कनिष्क। और कनिष्क किस वंश का शासक होता है? शक। और शक वंश की स्थापना कौन करता है? कुजुल करके है, कुजुल कुटफसिस करके है, उसने करी थी। और सबसे महानतम राजा यही था, ठीक है? बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित होता है, चतुर्थ में। प्रथम की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। देखो, जो जो पूछा जा सकता है ना, हम वो सारी चीज़ें टच करने की कोशिश करते हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप इसमें से कितना नोट करते हो, कितना नहीं नोट करते हो, वो आपके ऊपर है। अगला क्वेश्चन अगर उठे कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, पाटलिपुत्र को बसाया किसने था, तो पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? उदयन। उदयन किस वंश का था? हर्यक। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार, ठीक है? बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? पितृहंता। क्यों? क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या करके कुर्सी पर बैठा था, ठीक है? देख लो आप, नृत्य से लेकर के पूरा बौद्ध धर्म और हर्यक वंश और कहाँ कहाँ तक चले गए। तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है? अब यहाँ पे पूछा है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे सीजीएल में, मेंस में। प्री में था, स्टेटमेंट वाले नहीं आए, मेंस में आएंगे। तो क्या पूछा जा रहा है इसमें? जागीरदार और जमींदार। देखो, मुगल काल की बात हो रही है। जागीरदार, जमींदार, ये सब चीज़ें पहले से चलती थी, पर जागीरों का जो काम था सबसे ज़्यादा मुगलों में फेमस हुआ, ठीक? मुगल। तो मुगल सल्तनत का संस्थापक कौन था? बाबर। और जमींदारी मनसबदारी का सबसे ज़्यादा फेमस किसमें हुआ? अकबर के दौरान। तो देखो, पहले होता था, पहले होगा किंग, एक हायरकी होती है, ऊपर से नीचे आते आते, ठीक है? तो पहले होगा किंग, फिर होगा जागीरदार, फिर होगा जमींदार, और फिर होगा पीजेंट। समझे? अब देख लो, खुद ही बेसिक डिफरेंस तो यहीं पे आ गया। सबसे पहले किंग होता है। किंग क्या करता है? अपॉइंट करता है जागीरदार को। जैसे राजा को किसी ने खुश किया, अच्छा, और उसके पास पैसा नहीं है सैलरी देने के लिए, तो वो क्या करेगा? एक पर्टिकुलर एरिया को जागीर बोला जाता था। बोलते नहीं कि तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, मतलब रियासत। उस जागीर को उठा करके किसी को दे देते थे कि भाई लो, तुम्हारी ये जागीर है, तुम इसको संभालो। तो वहाँ से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो किसी एक पर्सन को मिलेगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको जागीरदार बोला जाएगा। और जागीरदार क्या करता है? जितनी भी ज़मीनें होती हैं उस इलाके में, उन सभी ज़मीनों को किसी पर्टिकुलर इंसान को दे देता है कि भाई यहाँ से जितना लैंड रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो हमको उठा करके दे दो। तो वो लैंड रेवेन्यू जो भी जनरेट करके आएगा वो कौन लाएगा? जमींदार लाएगा, ठीक? ये मुगल काल की बात हो रही है। यहाँ पे जागीरदार पावरफुल थे, लेकिन अंग्रेजों का जब ब्रिटिश काल आता है तो जमींदारों की पावर बढ़ जाती है। और फिर जब फाइनली हम आज़ाद होते हैं तो जमींदारी प्रथा खत्म करी जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, ये क्या होते हैं? ये रेवेन्यू को एज ए सैलरी लेते हैं, ठीक? और ये क्या करते हैं? रेवेन्यू को जनरेट करते हैं नीचे से ला करके, किसानों से, छोटे किसानों से, जो भी वो उपज पैदा करते हैं उनसे ला करके ये लेते हैं, ठीक है? तो अब इसमें देख लो, जागीरदारों को भूमि का आवंटन वंशानुगत था और जमींदारों के राजस्व के अधिकार वंशानुगत नहीं थे। जागीरदार न्यायिक और पुलिस कर्तव्यों के एवज में
देख लो भाई, कौन सा लग रहा है जो हमने समझाया उसके हिसाब से? कोई दिख रहा है? जागीरदारों को हमने क्या बताया था? किसी ने कोई अच्छा काम किया, राजा खुश हुए और उन्होंने बोला जाओ भाई तुम्हें ये जागीर दी जाती है। तो वंशानुगत तो था नहीं कि बाप का मतलब पूरा एक पद के हिसाब से मिलता चला जाएगा, कि अगर हमारे पापा ने को जागीर मिली थी तो हमें भी मिलेगी, ऐसा कुछ तो था नहीं। तो वंशानुगत नहीं था। जागीरदार न्यायिक और पुलिस कर्तव्यों के एवज में भूमि असाइनमेंट के धारक थे, जबकि जमींदार राजस्व संग्रह के अलावा किसी भी कर्तव्य के निभाने के बिना राजस्व अधिकारों के धारक थे। नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो नीदर वन नॉर टू। किस अधिनियम में गवर्नर जनरल द्वारा एकल बजट शुरू किया गया था? देखो, कभी भी आएगा ना, तो कभी भी आएगा चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट बेसिकली कुछ नहीं था, हर 20 साल में रिवाइज होता था। ठीक, हर 20 साल में रिवाइज होता था। इसको कंपनी अधिनियम भी कहा जाता था। कभी ऐसा पूछ ले कि कंपनी अधिनियम, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चार्टर एक्ट को एक कंपनी अधिनियम बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा इसमें फेमस 1813 का क्यों आता है? देखो, इसमें आंसर होगा 1813 नहीं, सॉरी 1833। एक मिनट, और एक और है, दोनों हैं 1813। दोनों में बेसिक डिफरेंस देख लो। इसमें क्या था? कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके ना ब्रिटिश हुकूमत इसमें धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करी जा रही थी कि भाई महारानी विक्टोरिया का पावर ज़्यादा है, ऐसे करके इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करी जा रही थी। और यहाँ पे क्या होता है, जब 1498 में पहले वास्को डी गामा आता है, फिर अंग्रेज आते हैं 1600 के आसपास, उसके बाद कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कौन आता है सर? थॉमस रो। ये जहांगीर के दरबार में आते हैं और उनको प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं, खुश करने की कोशिश करते हैं कि हम उनसे परमिशन ले लें। तो इनको जैसे तैसे परमिशन मिलती है, अपना करना शुरू करते हैं। तो ये किस बहाने आते हैं? व्यापार करने के बहाने। तो जो भी अधिनियम, कंपनी अधिनियम होते थे, वो कंपनी के रूल्स को बताते थे कि भाई किस किस चीज़ों में क्या क्या करेंगे। तो एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को खत्म करते हुए यहाँ पे एकाधिकार उनका जो था, एक ही कंपनी थी अंग्रेजों की जो काम कर रही थी यहाँ पर, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस एकाधिकार को समाप्त करते हुए किया। चीन, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी चीन में व्यापार कर सकती है। ठीक है, अफीम और चाय, ये वाला जो एक्ट है ये इसलिए फेमस है। इनको सिर्फ और सिर्फ, बाकी सब में कंपनियों का एकाधिकार समाप्त कर दिया कि आप अकेले नहीं कर सकते हो, प्लस शासन करने की क्षमता इसकी खत्म कर दी कि कंपनी शासन नहीं करेगी, हम अपना वायसराय नियुक्त करेंगे, गवर्नर जनरल नियुक्त करेंगे। ठीक है, इसमें क्या किया था? गवर्नर जनरल को बजट बनाने की पावर दे दी, जो कि क्वेश्चन है अपना। तो 1833 इसका आंसर होगा। यहाँ पे क्या किया? एकाधिकार को समाप्त किया और बोला कि आप चीन में व्यापार कर सकते हो, अफीम बेच सकते हो और चाय बेच सकते हो, बाकी सब लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1833। ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं समझ आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगी। एक 1858 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक, ये एक्ट होता है जहाँ पर सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा रोल ख़त्म कर दिया जाता है और इसका पूरा रोल ख़त्म करके सीधे बोल दिया जाता है कि सत्ता किसको हस्तांतरित करी जाती है? ब्रिटिश क्राउन को, यानी कि एलिजाबेथ को। विक्टोरिया बोल दिया था वहाँ पर मैं शायद गलती से, एलिजाबेथ को ट्रांसफ़र करी जाती है। तो कब? 1858 में। क्यों करी जाती है? 1857 की क्रांति की वजह से। ठीक है,
और भी सारे चार्ट डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है वैसे तो, बस आएंगे क्वेश्चंस में तो एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। टू सी अ फुल इमेज इन प्लेन मिरर, मिरर शुड बी, तो देखो अगर किसी पर्सन की हाइट इतनी है लाइक 6 फीट है, तो उसका हाफ होना चाहिए, ये लाइक h है, तो h/2 होगा, तो उसकी फुल इमेज फॉर्म हो जाएगी इस पे। क्योंकि इमेज कैसी बनती है प्लेन मिरर पे, कैसी इमेज बनती है, इमेजिनरी और अपोजिट बनती है, उल्टा, तो वैसे करके h/2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? अच्छा, लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f = 1/u प्लस 1/v। f होता है फोकस, u होता है इनिशियल डिस्टेंस, v होता है फाइनल डिस्टेंस, फाइनल, हाँ फाइनल डिस्टेंस करके। द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन वर गिवन बाई, ये क्या है? दो चार्जेस हैं, चार्ज पार्टिकल है, ठीक। दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होता है r होता है, तो कूलाम ने एक रिलेशन दिया इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से, अट्रैक्शन के नाम से, इसको फोर्स भी बोल सकते हैं। वैसे अट्रैक्शन नहीं, अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों टाइप का फोर्स होता है। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट अट्रैक्ट्स ऑलवेज, होता ही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? F = k q1 q2/r²। बेसिकली इसमें फॉर्मूला ये होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 × q2, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, ठीक, एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इसको बोलते हैं कूलाम्स लॉ। तो जब प्रोपोर्शनल हटेगा ना तो k आएगा, k इज कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कूलाम्स कांस्टेंट, विच इज k = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ये कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ सकता है, वैसे तो चांसेस कम है, एसएससी में नहीं पूछता, सीएचएसएल में कई बार पूछ सकता है, बट ये आ सकता है फॉर्मूला साफ से लिख देते हैं, आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। F = k q1 q2/r², इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। अभी इससे पहले 2020 में इसने पूछना शुरू किया था कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो भाई फ्रांस से, कूलाम फ्रेंच थे, ठीक है, ठीक है। चलो, भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहा है कि इंडिया की फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कब खुली थी? तो 1982 में। कहाँ पे? हैदराबाद। अब हैदराबाद आया है तो हैदराबाद का एक करंट अफेयर है कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसे मिला है? हैदराबाद को, ठीक है। अब देख लो हैदराबाद कहाँ की कैपिटल है? वैसे तो तेलंगाना की कैपिटल है, बट पहले जब 1982 में था तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में था। अभी आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या होगी? अमरावती, बनाई जा रही है। हालांकि इन्होंने 3 कैपिटल बनाने का प्रपोजल दिया है कि 3 कैपिटल बनाओ, बट अभी एक अमरावती सेटअप करी जा रही है। इसकी कहाँ पे है? यहाँ, ये कहाँ की है? तेलंगाना, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी हो जाएगा। इसको भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी इस नाम से किया गया है, ठीक है, 1982 में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? देखो मालूम होना चाहिए कि कौन सा स्थल कहाँ पे है। वैसे सारे नए नाम से दिख रहे हैं इन दोनों को छोड़ करके। तो चनूदड़ो कहाँ पे है? ये दोनों कहाँ पे है? ये भाई मुल्तान। मुल्तान, सिंध, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में ये हड़प्पा साइट है, ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। और ये पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी मिली, मतलब किस चीज़ की? स्नानागार, अन्नागार, ग्रेनरी, क्या मिला है? तो आंसर होगा ग्रेनरी।
कब खोजी गई है मोहनजोदड़ो की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता? 1921 दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में अंग्रेजों के अधिकारी थे, उन्होंने खोजा है। ठीक है, अभी तक इसकी लिपि नहीं पढ़ पाए हैं हम लोग कि इसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो ये होगा। ठीक है, देसलपुर कहाँ पे? देसलपुर कच्छ के रण में मौजूद है, और कच्छ में एक और जगह पड़ती है लोथल, तो फर्स्ट डॉक यार्ड। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पता है कपास की खेती करते थे, और इस वजह से यूनानी लोगों ने सिंड्रॉन बोला हमें, मतलब सिंड्रॉन मतलब कपास से रिलेटेड होता है, तो हम कपास की खेती करते थे। तो सबसे पहले भारत में कपास, यानी वस्त्र बनाने के लिए जो कपास की उत्पादन था सबसे पहले भारत में किया गया। कपास कहाँ पे होता है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र, इसी वजह से वहाँ पे है। और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? आप कमेंट में नीचे करके बताएं। ठीक है, तो ये सोहगौरा आंसर होगा। ये कुछ नहीं है, गोरखपुर की एक साइट है जहाँ पे ताम्र पट्टिका यानी कि तांबे की प्लेट मिली है, खाने वाली नहीं, उसमें लिख रखा है, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं उन्हें। हाल ही में अपनाई गई लखनऊ घोषणा किस क्षेत्र से संबंधित है? देखो, 5 तारीख से 9 फरवरी 2020 लखनऊ के तेलीबाग साइड में, वृंदावन कॉलोनी साइड में डिफेंस एक्सपो होता है। ठीक है, 11th डिफेंस एक्सपो होता है, तो वहाँ पर इंडिया के साथ 40 फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, और ये 40 डिफेंस मिनिस्टर कहाँ से होते हैं? 50 अफ्रीकन कंट्रीज से होते हैं, और ये साइन करते हैं डिफेंस कॉपरेशन के लिए। इसमें बहुत सारी कंपनियां आती हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स लेकर के अपना दिखाती हैं, उनका डेमोन्स्ट्रेशन करती हैं, और मतलब प्रोडक्शन के लिए होता है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए होता है कि डिफेंस फील्ड में इन्वेस्टमेंट किया जाए लखनऊ में, या फिर इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ मिलकर के रक्षा सहयोग करें, एक दूसरे को सहयोग करें, और इंडो पैसिफिक रीजन में थोड़ा सा शांति का माहौल बनाने के लिए सहयोग करें, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन और इधर इंडियन ओशियन की तरफ चाइना क्या कर रहा है? घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, तो हमको अपनी मजबूती बनानी होगी। टेलीस्कोप का आविष्कारक कौन है? देखो, WL जॉनसन किसके आविष्कारक थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिप के। और इन्होंने जिप का किया क्यों था आविष्कार? इनके एक फ्रेंड थे जो किसी बीमारी की वजह से झुक करके अपने शूज़ की लेस नहीं बांध पा रहे थे, तो इन्होंने एक ऐसी जिप टाइप की फॉर्म करी जिससे वो एक ही हाथ से, किसी भी हाथ से उसको बंद कर सकें। तो ऐसे किया, दोस्ती में कुछ भी कर जाते हैं। थॉमस न्यूकम ने क्या किया था? स्टीम इंजन। इन्वेंशंस पूछे जा रहे हैं वैसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हंस लिपर सिंह, टेलीस्कोप के आविष्कारक। निम्नलिखित में से ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है? राइजोपस को। ठीक है, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड के बारे में जाना जाता है, ब्रेड का फंगस बोला जाता है इसको। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी परिषद ने अपनी पहली बैठक की और दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना को मंजूरी दी। SKAO के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये देखो, यूके बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? यूके। निम्नलिखित में से कौन सा बीज वाला पौधा है? फंगस है, कहाँ से बीज होगा इसमें? एल्गी में भी कोई बीज नहीं होगा। लाइकोपोडियम भी बिना बीज का होता है, तो इसका रेजिन आंसर हो जाएगा। हिंदी में राल बोलते हैं, रेजिन। अर्थशास्त्र में GAAP क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंट
प्रिंसिपल्स, यहाँ पे प्रैक्टिसेस लिखा हुआ है, प्रिंसिपल्स बी आंसर होगा इसका। जो अकाउंटिंग के लोग जान होंगे उनको मालूम होगा कि अकाउंटिंग के जो जनरल रूल्स होते हैं, सिंपल रूल्स होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स के होते हैं, ठीक है, वैसे जो इसके रूल्स होते हैं उनको GAAP के फॉर्म में बोला जाता है, बस और कुछ नहीं है इसमें। इकोनॉमिक्स के लोग जानते होंगे अच्छे से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, नहीं। चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय के आधार पर समाधान करता है, बिल्कुल। भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, नहीं। कितने सदस्यीय निकाय है? एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 सहयोगी होते हैं, तो कितने लोग होते हैं इनकी बॉडी में? 3 मेंबर बॉडी होती है। कितना? 3 मेंबर बॉडी, ठीक है। आर्टिकल 324। अब अगर ये पूछा जाए कि ये संवैधानिक निकाय है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोई भी चीज़ है या नहीं है इसको पता करने का सिंपल सा तरीका है। अगर उसके लिए कोई आर्टिकल दिया गया है, संविधान में उसका नाम का जिक्र है कहीं पर, तो वो संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और अगर नहीं दिया है तो नहीं है। तो इसका जिक्र है, सीधे आर्टिकल 324 है अवेलेबल, तो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, 3 मेंबर है तो 5 वाला गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 3 ओनली। देखो यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्रालय कुछ नहीं करता है, उसको क्या ही फर्क पड़ता है। और किसके हाथ में होता है? पॉलिटिकल पार्टी के। अगर पॉलिटिकल पार्टी को ही पावर दे दी जाए कि आप इलेक्शन करवाओ, तो हो चुका कल्याण, फिर तो तानाशाही चलेगी फिर तो। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन है। तो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी कमेंट में नीचे बताइए। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था? एक बार हमने बताया था ऐसे पेज लेकर के कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था। यहाँ पे ऐसे 2 प्लेटें हैं अगर, और वो आकर के टकरा रही है खुद से आपस में, तो उनमें एक ऐसा फोल्ड सा आएगा। इसी वजह से हिमालय को फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। और ये ऐसे फोल्ड होता जाएगा। और अभी भी हिमालय ग्रो कर रहा है कुछ सेंटीमीटर्स पर ईयर के हिसाब से। तो ये एक फोल्ड माउंटेन होता है। ऐसे कोई प्लेट आई, इधर से कोई प्लेट आई, एक नीचे गई, एक ऊपर गई, और दूसरी वाली ऐसे उठ गई। तो ऐसे करके ये वाला पार्ट फोल्ड हो गया, ये माउंटेन बन गया, तो हिमालयन माउंटेन। अब देखो इसमें से कौन सा है? अच्छा, हिमालय के पास कौन सा सागर था पहले? जहाँ पे आज हिमालय मौजूद है वहाँ पे कौन सा सागर था? अगर ये पूछा जाए तो टेथिस सी था, ठीक है, टेथिस सी। होता क्या है? यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक ओशियन की प्लेट टकराती है, और उसके फॉर्म, उससे क्या होता है? एक माउंटेन फॉर्म होता है जिसको आज हिमालय बोला जाता है। इम्परफेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिकेटर की है एक ऑटोबायोग्राफी, 1987 से 1996। तक संजय मांजरेकर ने क्रिकेट खेला था, और इनकी एक बुक है इम्परफेक्ट। अभी इसमें पूछा जाए कि शेन वॉर्न की कौन सी पुस्तक है? नो स्पिन। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे, बहुत अच्छे प्लेयर थे। अभी ये क्या करते हैं? कमेंट्री करते हैं, कमेंटेटर हैं। शशि थरूर चलती फिरती वोकैबलरी, और मैन इन ब्लू के ब्रांड एम्बेसडर हैं। गौतम भट्टाचार्य का कुछ नहीं मालूम है, शशि थरूर इनका डॉक्टर है शायद। शशि थरूर किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आए हैं संसद में? क्वेश्चन आ सकता है ना। किस स्टेट से? अच्छा है, यही बता दो। केरल। और केरल में कहाँ से? तिरुवनंतपुरम। देखो आ सकता है क्योंकि ये लोग इम्पोर्टेंट हैं। जैसे अगर ये पूछा जा सकता है कि अभी करंट स्पीकर जो है ओम बिरला, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? कोटा। कोटा किस नदी के किनारे? चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना। जीएस को ऐसे ही लिंक करके याद करो, ठीक है, तो सही रहेगा। Lichens which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock are actually a symbolic association of।
किसका है? एल्गी एंड फंगस। Which of the following statement are correct? Tin lead alloy is used for making fuse wires. Fuse is connected to live wires. The material chosen for making fuse have a high melting point. देखो टिन और लेड से बनता है, सही बात है। फ्यूज़ को विद्युत तार से जोड़ा जाता है, लाइव वायर से जोड़ा जाता है, ये भी सही है। लेकिन ये हाई मेल्टिंग पॉइंट के नहीं होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं। क्योंकि अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट के बन जाएंगे ना तो सारे अप्लायंसेस हमारे जल जाएंगे, उसके बाद वो मेल्ट होगा। इसी वजह से इसको लो मेल्टिंग पॉइंट का रखा जाता है कि जैसे ही उसमें ज़्यादा एक्सेस करंट फ्लो, उसमें एक हीट आए और वो गल के अलग हो जाए और कनेक्शन को पूरा कट कर दे, ताकि हमारे जो चीज़ें हैं, जो अप्लायंसेज हैं, होम अप्लायंसेज हैं, वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। इसीलिए तो फ्यूज़ का यूज़ करते हैं, वरना फ़ायदा ही क्या है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड कौन सा है? फर्स्ट एंड सेकेंड। और हाईएस्ट किसका होता है? टंगस्टन का। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट शायद टंगस्टन का होता है। दोराहा सराय की संधि किसके द्वारा थी? दोराहा सराय पंजाब में एक जगह शेरशाह सूरी ने महल बनवाया था वहाँ पे। तो यहाँ की संधि के बारे में बात करते हैं। 1738 एक युद्ध होता है, भोपाल युद्ध। अभी पता नहीं क्या है, एसएससी थोड़ा सा छोटे छोटे युद्ध के बारे में पूछ रहा है। लखनऊ में बहुत छोटी सी जगह पड़ती है चिन्हट, बहुत ही छोटा है, मतलब कोई अस्तित्व ही नहीं है चिन्हट का। और वहाँ के युद्ध के बारे में पूछा था कि चिन्हट का युद्ध, नाम भी नहीं सुना होगा। हम तो लखनऊ के हैं तो हमें मालूम है कि चिन्हट जगह है कोई ऐसी, छोटा सा चौराहा है। तो वहाँ पे युद्ध हुआ था, वहाँ पे अंग्रेज़ों को हराया गया था, तो उस युद्ध का पूछ लिया। तो ऐसे ही इसका पूछा हुआ है। तो 1738 में भोपाल युद्ध होता है, ठीक है। किसके द्वारा, किसके बीच में? बाजीराव वर्सेस मुगल। और मुगलों को रिप्रेजेंट किसने किया था? मानसिंह सेकंड। बुरी तरीके से हार के इनको संधि करनी पड़ी थी, ठीक है। तो इसका बाजीराव फर्स्ट होगा। किसके पुत्र थे? बालाजी विश्वनाथ के थे, बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। तो बेसिकली क्या हुआ था, पेशवाई थी वो वंशानुगत हो गई थी यहीं से। तो 1738 में भोपाल युद्ध होता है, ठीक। मुगलों को बहुत बुरी तरीके से हार मिलती है उसमें। और इन लोगों की रफ्तार ऐसी थी मराठाओं की, उस समय पे अपने पीक पे थी। शुरुआत तो कर दी थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने, लेकिन इसके बाद पीक पर इन्होंने पेशवा लोगों ने पहुंचाया। तो उस समय पे क्या था, इन्होंने, मुगलों ने सोचा कि हमें क्षति हो, हानि हो, उससे अच्छा है कि हम संधि कर लें। और बहुत ही फेवरेबल संधि हुई थी मराठाओं के लिए, मराठा साम्राज्य के लिए बहुत ही फेवरेबल संधि थी। तो इससे क्या क्या मिला था इनको? इनको मिल गया था पूरा मालवा का रीजन और बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्या है? लोअर और अपर, लोअर यूपी, नीचे का झांसी और जालौन, उरई, ये सारा का सारा क्षेत्र बुंदेलखंड में आता है। अलाउद्दौल की कहानी सुनी होगी तो बुंदेलखंड से थे, परमार रासो, ठीक है, जिसमें बोला गया है कि जगनिक ने लिखी है और उसमें लिखा है कि 12 वर्ष लो कुकर जीवे, 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। तो वहाँ की मालवा और बुंदेलखंड का क्षेत्र इनको मिल जाता है, नर्मदा नदी के किनारे ये पूरा रहता है। और साथ ही साथ उस समय पे 50 लाख रुपए का हर्जाना भी भरा था मुगलों ने इन्हें। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? बाजीराव प्रथम, दोराई सराय की संधि। इसको दोराई भी बोलते हैं, दोराहा लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृषि कर्मण पुरस्कार कृषि के किस पहलू पर केंद्रित है? बताओ भाई। अभी कृषि कर्मण की बात हो रही है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके भी अगर क्वेश्चन करें तो 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही करे जा सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कृषि कर्मण पुरस्कार किस क्षेत्र से, किस पहलू से रिलेटेड है। तो किसानों को उनकी कर्मण्यता के लिए, यानी कि उनके एफर्ट्स के लिए कब मिलेगा, कैसे पता चलेगा कि उनके एफर्ट्स अच्छे हैं? जैसे हमारे एफर्ट्स कब पता चलेंगे कि हमारे एफर्ट्स अच्छे हैं? जब हमारा रिजल्ट आएगा, हमारे मार्क्स आएंगे, तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमने एफर्ट किए थे कि नहीं किए थे। उसी तरीके से इनका क्या होगा, प्रोडक्शन, जब उत्पादन अच्छा होगा तो पता चलेगा, तो उसी हिसाब से इनको अवार्ड दिया जाता है। रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय प्लान को समाप्त करने के बाद शुरू हुआ था? तो देखो, पंचवर्षीय प्लान का याद करने का एक ट्रिक बताते हैं।
पहली बार शुरू हुआ 1951, पहला चला 1956 तक। कौन सा? फर्स्ट। सेकंड कब चला? 1956 से 1961। फिर थर्ड चला 1961 से 1966, 5-5 साल के लिए था। फिर 1966 से 1969 एक 3 साल का प्लान हॉलीडे आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, सब पता है। 1965 में युद्ध हुआ था, भीषण अकाल का सामना कर रहे थे, तो हमने पहले फटाक से एक इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए रूलिंग प्लान, ये प्लान हॉलीडे ला दिया। ठीक। फिर 1969 से 1974 फोर्थ, 1974 से 1979 फिफ्थ। प्लान था कि भाई 1979 में जाकर के हमारा 5 ईयर प्लान खत्म होगा, लेकिन क्या होगा 1977 में जनता दल की सरकार बन जाती है। इंदिरा गांधी 1975 में इमरजेंसी लगाती हैं। इमरजेंसी की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उनको हटा देते हैं। जनता दल की सरकार बनती है, पहले मुख्यमंत्री बनते गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह जिनके पौत्र हैं जयंत चौधरी जी। ठीक है, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1977 में। तो ये लोग क्या करते हैं 1978 में इसको ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म। और 1978 से 1980 तक इनकी सरकार रहती है, पूरी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करते हैं मिल करके। और 1980 में जाकर के फिर से इलेक्शन होते हैं और इंदिरा गांधी वापस से जीत जाती है। तो 1980 ये जो प्लान होता है ना, इसको बोलते हैं रूलिंग प्लान। और वो वापस आती हैं, वो वापस से 5 ईयर प्लान शुरू कर देती हैं और इसको ख़त्म कर देती हैं। तो देखो कौन सा हुआ, पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पाँचवा हुआ। तो किसके बाद होगा? पाँचवें के बाद। अब इसको याद करने का तरीका कैसे है कि कौन सा कब था। तो देखो 3 प्लान चले, 3 5 ईयर प्लान, फिर 3 साल का गैप हो गया 1966 टू, फिर 2 प्लान चले, 2 साल का गैप हो गया। ठीक है, तो 3-3-2-2, 3 5 ईयर प्लान, 3 ईयर्स गैप, 2 5 ईयर प्लान, 2 ईयर्स गैप। रट लेना है भाई, इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान के अब तो पर्पस भी पूछना शुरू कर दिया, वो भी पढ़ा देंगे जब भी एक क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड। तो निम्नलिखित में से हाल ही में स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? देखो 2 चीज़ों से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस बार, एक तो अपॉइंटमेंट से, दूसरा म्यूजिक से। पहली बार लगा कि एसएससी को म्यूजिक से बड़ा प्यार हो गया है, पिछले 2020 के बाद से सीएचएसएल में भर भर के क्वेश्चन पूछे थे और अब पूछ रहा है। तो इसका आंसर तो है जी अशोक कुमार। ठीक है, हमको याद रखना है। और भी जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं ना, हम उनको देखते रहेंगे, पेपर आने से पहले अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। स्पेशली जिनका सीएचएसएल प्री है, वो सीजीएल के जो भी क्वेश्चंस अभी आए हैं उनको उठा के पूरा रट डालें और उनके आसपास के जितने फैक्ट हो सकते हैं उनको कलेक्ट करके रट डालें। पेपर वैसे का वैसा ही मिलेगा, नॉर्मल आएगा। ठीक है, अच्छे से करना है। लास्ट क्वेश्चन है, कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है? सीमेंटेड रॉक्स होती हैं, बहुत नीचे होती हैं, सीमेंटेड रॉक्स होती हैं और उनमें ये सब पाया जाता है, कोयला और पेट्रोलियम। इग्नियस, आग्नेय शैल का ही एग्जाम्पल है ग्रेनाइट पत्थर। ठीक है, और मेटामॉर्फिक कैसे होते हैं? मार्बल कैसा होता है? मेटामॉर्फिक होता है। तो ठीक है भाई, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बढ़िया से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मेंस के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आया हो, नीचे कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।